नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार प्रशासनिक गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की स्पेशल की जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं उसमें आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था। पिछले क्लास में हमने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस को देखा था और आज हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था है। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैं यूपी पीसीएस 2021 में सेलेक्टेड आपको अपने साथ अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि होता यह है कि सफलता और असफलता के बीच बहुत कम मार्जिन होती है। जैसे आप उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा इंटीग्रेट होकर पढ़िए। इसी समय आप थोड़ा सा मतलब जो केंद्र की राज्य व्यवस्था है उसको भी देख लीजिए। तो आप जब इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे तो आपका समय कम लगेगा और आप कम समय में बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। तो आज मैं कोशिश भी ये करूंगा कि आपको चीजें थोड़ी इंटीग्रेटेड वे में दी जाए। मेन फोकस मेरा उत्तर प्रदेश होगा, बट इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ मैं काम करूंगा ताकि आप उन चीजों को समझ पाए कि किस तरह से आपको इंटीग्रेट करके अपने समय को भी बचाना है, स्मार्ट स्टडी भी करनी है और अंकों को भी बढ़ाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से लगातार 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, बट अगर आप इसको ब्रॉड लेवल पर देखें उत्तर प्रदेश स्पेशल को, अगर आप इसके कल्चर ढंग से पढ़ के जाए, पॉलिटी ढंग से पढ़ के जाए, ज्योग्राफी ढंग से पढ़ के जाए, इसके उद्योगों को ढंग से देखकर जाए तो आप लगभग 18 से 20 प्रश्नों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो दिन प्रतिदिन आने वाले वर्षों में पेपर में योगदान काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। उत्तर प्रदेश को अब आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहां से प्रश्नों की संख्या बढ़ने जा रही है। आप उत्तर प्रदेश में ही प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की जानकारी भी स्वाभाविक रूप से जरूरी है, तभी आप उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था जब आप बात होती है तो आप क्या समझ पाते हैं? जैसे केंद्र की राज्य व्यवस्था की बात होती है तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इससे हम ये समझ पाते हैं कि केंद्र की राज्य व्यवस्था कैसी है। सेम हमें जब उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में बात करना है तो हमें फिर वही काम करना पड़ेगा। हमें यह देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था कैसे काम करती है। राज्यपाल के बारे में, विधानसभा के बारे में, विधान परिषद के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, इन सब के बारे में जब हम डिटेल से अध्ययन करेंगे तब हम उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था को समझ पाएंगे। इसके विभिन्न आयामों को देखना पड़ेगा। इसमें जैसे आपको महिला आयोग देखना पड़ेगा, ओबीसी कमीशन देखना पड़ेगा जो इधर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, उन पॉइंट्स को भी हम लोग देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को भी देखना पड़ेगा, लोकायुक्त वाले पोर्शन को भी देखना पड़ेगा, हाई कोर्ट को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब राज्य व्यवस्था का भाग है। अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हैं तो जब आप वहां पर पढ़ेंगे केंद्र की राज्य व्यवस्था तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य व्यवस्था की जब बात होती है तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश में जो राज्य व्यवस्था है वो विधानमंडल से चलता है। तो उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था का सेंटर पॉइंट क्या है? विधानमंडल। विधानमंडल, विधानमंडल। उत्तर प्रदेश की पॉलिटी के सेंटर में है विधानमंडल और विधानमंडल दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट है विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, एक पार्ट है विधानसभा और एक पार्ट है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली। ठीक, तो यहां पर आप देख रहे हैं विधानमंडल। यूपी की राज्य व्यवस्था के सेंटर में क्या है? विधानमंडल है और विधानमंडल भी यूपी में दो है, एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। अब आपके दिमाग में एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये विधानसभा और विधान परिषद दो बॉडी क्यों बनाया? इसे आप लोकसभा और राज्यसभा की तरह समझ सकते हैं। लोकसभा में चुने हुए प्रतिनिधि, सीधे चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं और राज्यसभा में विशेषज्ञ लोग बैठते हैं। उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता उन्हें सीधे नहीं चुनती। यहां भी कुछ ऐसा ही है।
विधानसभा का जो चुनाव है ये प्रत्यक्ष चुनाव है। कैसा चुनाव है? प्रत्यक्ष चुनाव है। और ये जो विधान परिषद का चुनाव है ये अप्रत्यक्ष चुनाव है। और ये जो विधान परिषद है ये विशेषज्ञ लोग यहां पर ज्यादा बैठते हैं। दो सदनों की कल्पना क्यों की गई है? समझिए, विधान परिषद में विशेषज्ञ लोगों को लाया जा रहा है ताकि जो पॉलिसी मेकिंग करनी है, जो नीति निर्माण करना है, उसमें विशेषज्ञता का भी लाभ मिल पाए। अन्यथा क्या होगा? क्योंकि विधानसभा में तो सामान्य लोग चुनकर आते हैं, जरूरी नहीं कि वो विशेषज्ञ हों। इसीलिए विधान परिषद की भी बात की गई। अभी हम देखेंगे विधान परिषद की अपनी एक कहानी है। जैसे जब विधानसभा और विधान परिषद दो सदन बनाने की बात हो रही थी तो भारत के उस समय के बहुत बड़े नेता महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था। महात्मा गांधी ने कहा था भारत वैसे भी अभी बहुत ज्यादा संपन्न देश नहीं है, विधान परिषद बनाने से अनावश्यक खर्च बढ़ेगा। पर बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर डिबेट हुआ, चर्चा हुआ और 1935 के एक्ट से, एक्ट ऑफ 1935 ये प्रावधान कर दिया गया कि उत्तर प्रदेश में दो विधान मंडल होंगे, एक का नाम होगा विधानसभा और एक का नाम होगा विधान परिषद। आइए अब एक एक चीज को हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो पहला कंपोनेंट क्या है? विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। आइए देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? विधान सभा। इसको समझिए पहले आप। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, विधानसभा क्या है? विधानसभा भी मैंने बताया, यहां पर सीधे चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, सीधे जनता द्वारा चुने हुए एमएलए आते हैं, विधायक, जिसको हम सामान्य भाषा में विधायक कहते हैं। तो जो विधायक आप चुनते हैं, आप अपने जिस भी जिले के होंगे, जैसे मैं अंबेडकर नगर का हूं, अयोध्या का आसपास का मेरा क्षेत्र है, तो वहां से बहुत से एमएलए चुनकर आते हैं, लखनऊ से एमएलए चुनकर आते हैं। आप जिस जिले में होंगे वहां से विधायक चुनकर आएंगे। तो जनता सीधे वोट करती है, जिनकी भी आयु 18 वर्ष है वो सीधे वोट करते हैं और भारत में विधायक चुनकर विधानसभा में विधायक चुनकर आते हैं। तो इनका चुनाव कैसे होता है? सीधे जनता द्वारा होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो आपको याद रखना है वर्तमान में 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी टोटल सीटें हैं? 403। इसका मतलब टोटल कितने एमएलए चुनकर आएंगे जनता द्वारा? एमएलए जो चुनकर आएंगे, विधायक जो चुनकर आएंगे, 403 विधायक चुनकर आएंगे। विभिन्न दलों से हो सकते हैं, जैसे बीजेपी से होंगे, समाजवादी पार्टी से होंगे, बहुजन समाज पार्टी से होंगे, राष्ट्रीय लोकदल से होंगे, अन्य विभिन्न दलों से चुनकर यूपी में 403 विधायकों का चुनाव होगा। पर आप एक बात और समझिए, पहले जो था 403 नहीं था। यह क्वेश्चन आपको याद करना है। पहले था यूपी में जो सीटें थी वो 404 थी। कितनी सीटें थी? 404। इसमें से एक सीट माइनस कर दी गई एंग्लो इंडियन की, ठीक। और सीटें कितनी हो गई? 403। क्यों हुआ ये? क्योंकि केंद्र में एक संशोधन विधेयक लाया गया। उस विधेयक का नाम था 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019। 104वां संविधान संशोधन विधेयक, वेरी इंपॉर्टेंट। 104वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और एंग्लो इंडियन की सीटें समाप्त कर दी गई। याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में भी हैं, वो भी समाप्त कर दिया गया। अब 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेंगे। एक एंग्लो इंडियन को जो राज्यपाल मनोनीत करते थे विधानसभा में,
वो भी अब मनोनीत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने 104वां संविधान संशोधन अधिनियम को पारित कर दिया, कानून बना दिया, और एंग्लो इंडियन के लिए जो मनोनयन था, आरक्षण था, वो समाप्त कर दिया। इसीलिए अब सीटों की संख्या कितनी हो गई? 403। सीटों की संख्या कितनी हो गई? 403। तो ये संविधान संशोधन आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से भारत में एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? आपने पॉलिटी में पढ़ा ही होगा, जिनके माता या पिता में कोई एक अंग्रेज रहा हो। तो उसके अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपने क्या तैयार कर लिया? उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 403। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 403। अब अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कब हुआ? डेट याद कर लीजिए, 8 मार्च 1952। उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कब हुआ? 8 मार्च 1952 में, 8 मार्च 1952 में। तो प्रथम विधानसभा, ये पहली विधानसभा, प्रथम विधानसभा स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम विधानसभा का गठन हुआ है, प्रथम विधानसभा का चुनाव हुआ है, वो 8 मार्च 1952 को हुआ है। और वर्तमान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? वर्तमान में जो आपके सामने विधानसभा कार्यरत है, वर्तमान में 18वीं विधानसभा है। वर्तमान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? 18वीं विधानसभा। ये नंबर याद रखना है, ये एग्जाम में आता है। वर्तमान में करंटली देयर इज 18th लेजिस्लेटिव असेंबली। 18वीं विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और 18वीं विधानसभा का गठन मार्च 2022 में हो गया। और आपने देखा होगा एक करिश्माई उपलब्धि आई है योगी आदित्यनाथ के हाथ में, वो ये है कि योगी आदित्यनाथ 18वीं विधानसभा में तो मुख्यमंत्री बने ही हैं, पर ऐसा बनने वाले, लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। तो 18वीं विधानसभा से मुख्यमंत्री कौन बना? 18वीं विधानसभा से मुख्यमंत्री कौन बना? समझिए, मुख्यमंत्री बने श्री योगी आदित्यनाथ जी। श्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार 2 बार, लगातार 2 बार, लगातार 2 टर्म, 2 टर्म, 5 साल का एक कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से 5 साल का एक और कार्यकाल मिलने वाले, लगातार 2 टर्म मिलने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। मिलने वाले फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी। याद रखिएगा, लगातार 2 कार्यकाल तक मुख्यमंत्री बनने वाले, अर्थात 5 साल इन्होंने पूरा किया था, 5 साल के बाद फिर से चुनाव हुआ और फिर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। तो लगातार 2 कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बनने वाले योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री हैं। तो ये हमने देख लिया 18वीं विधानसभा। मुख्यमंत्री के बारे में हम लोग अलग से भी देखेंगे, तो थोड़ा सा आप उसका इंतजार करिए। अभी हम लोग इसको यही रोकेंगे क्योंकि अभी हमारा फोकस किस पे है? विधानसभा पे। चलिए अब हम लोग देखते हैं विधानसभा का जो विधान भवन बना है, जहां पर विधानसभा की बैठकें होती हैं, उनका गठन कब हुआ, कैसे हुआ, उन चीजों के बारे में आइए थोड़ा सा देखते हैं। तो इस समय कौन सी विधानसभा कार्यरत है? 18वीं विधानसभा कार्यरत है। अगला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विधान भवन, लेजिस्लेटिव हाउस। विधान भवन का मतलब जहां पर विधायक बैठते हैं, जहां पर विधान परिषद और विधानसभा की बैठकें होती हैं, उनको कहा जाता है विधान भवन। तो यहां से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है विधान भवन से? विधान भवन से क्वेश्चन आता है कि पहली बार इसकी स्थापना का या न्यू के प्रस्ताव कौन लाया था? तो याद रखिए दिसंबर 1922,
दिसंबर 1922 सर हरकोट बटलर ने इसकी नींव रखी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विधान भवन की नींव किसने रखी? सर हरकोट बटलर ने। और इसका उद्घाटन हुआ फरवरी 1928 में। इसका उद्घाटन हुआ फरवरी 1928 में और फरवरी 1928 में इसका उद्घाटन किया गया। तो यहां दो क्वेश्चन बना। पहला क्वेश्चन, इसकी नींव कब पड़ी? इसकी नींव पड़ी 1922 में और इसकी नींव रखने वाले कौन थे? सर हरकोट बटलर, और 1928 में इसका उद्घाटन हुआ। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, इसके आर्किटेक्ट कौन थे? सर जैकब और श्री हीरा सिंह के आर्किटेक्ट कौन थे? आर्किटेक्ट, दो आर्किटेक्ट हैं, सर जैकब और सर हीरा सिंह। ये दो नाम आप याद रखिएगा। तो ये जो पॉइंट मैंने अभी बताया आपको, विधान भवन अर्थात जहां पर विधायक बैठते हैं, जहां पर विधानसभा के सदस्य बैठते हैं, उसे विधान भवन कहा जाता है। और विधान भवन की जो नींव रखने वाले आर्किटेक्ट थे वो सर हरकोट बटलर थे। 1922 में नींव रखी गई और 1928 में इसका उद्घाटन किया गया। और इसको बनाने वाले जो आर्किटेक्ट थे, सर जैकब और सर हीरा सिंह। क्यों मैंने आर्किटेक्ट बताया? जैसे आपको पता होगा, दिल्ली का जो पूरा आप जो संसद भवन देखते हो वो लुटियंस दिल्ली कहा जाता है। उसका आर्किटेक्ट कौन था? लुटियंस। वो क्वेश्चन कई बार वहां आता है। यूपी में भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि विधान भवन का आर्किटेक्ट कौन है। तो याद रखना है, सर जैकब, सर हीरा सिंह। आप देखेंगे अभी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, नए संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है। कुछ दिनों में काम चल रहा है, बन भी रहा है। तो आपके लिए होमवर्क है, नए संसद भवन का आर्किटेक्ट कौन है? हिंट है, गुजरात के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये हमने पढ़ा विधान भवन के बारे में। अब आइए कुछ और चीजें देखते हैं। अगर एमएलए चुनकर आते हैं तो आपको पता होगा सरकार बनती है। सरकार कैसे बनती है उसको देखिए। जैसे 403 सदस्य हैं, तो किसकी सरकार बनेगी? जिसके पास 50% प्लस एक एमएलए होंगे। तो लगभग कहने का मतलब है, जिसके पास 202 एमएलए होंगे उसी का मुख्यमंत्री बनेगा, उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। और इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के पास 273 एमएलए हैं। तो ये सरकार बन गई हमारी। एमएलए सरकार बनाते हैं। अब अगर एमएलए सरकार बनाते हैं तो सरकारें, पहले क्या होता था, अब तो अस्थायी सरकारें आने लगी। भाई जो मुख्यमंत्री बनता है 5 साल का कार्यकाल पूरा करता है। जैसे इसके पहले अखिलेश यादव ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, उसके पहले भी 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। योगी जी ने भी 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और अगला कार्यकाल के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। पर हरदम ऐसा होता था नहीं, पहले बार बार राष्ट्रपति शासन लगते थे। तो आइए उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रेसिडेंट रूल इन यूपी। समझिए, राष्ट्रपति शासन लगाता कौन है? राष्ट्रपति लगाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कैसे लगता है? राज्यपाल अपनी एक रिपोर्ट भेजते हैं कि शासन प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है। अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल उससे सहमत है तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, या राष्ट्रपति स्वतः भी राष्ट्रपति शासन को लगा सकते हैं। इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 को क्या कहा जाता है? ये वो आर्टिकल है जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लगाने के लिए संविधान में राष्ट्रपति को ताकत देता है। अब आइए हम लोग देखें यूपी में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा। यूपी में जो राष्ट्रपति शासन टोटल लगा है
वो टोटल नोट कर लीजिए। बहुत बार क्वेश्चन आया है, 10 बार यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा है। इसका मतलब आर्टिकल 356 का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, ये क्वेश्चन पूछेगा आप, क्योंकि पहली बार वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट टाइम, पहली बार फरवरी 1968 में, ये डेट आपको रट लेना है। पहली बार उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन फरवरी 1968 को लगाया गया। ठीक, अंतिम बार दिसंबर 2002 में लगाया गया। तो आप 2002 याद कर लीजिए। तो उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, 10 बार। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, 1968 में। ठीक, अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, 2002 में। और इसके बीच 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर घुमाकर क्वेश्चन पूछे 2002 के बाद यूपी में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया गया, प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा। आज आप एक बवंडर देखते हैं, जो विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है वो कभी कभी आरोप लगाती है कि संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश कर रही है केंद्र की सरकार। पर आप देखिए, ये कांग्रेस का ही केंद्र में शासन का काल है, लगभग 10 बार यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। समझिए आप। तो कहने का मतलब है कि यहां किसी पार्टी से हमें मतलब नहीं है। जब भी एक अस्थिर सरकार का दौर चलेगा तब केंद्र राज्यों में राष्ट्रपति शासन को इंपोज करेगा ताकि उसका शासन मजबूती से चल सके। तो यहां आप फैक्ट याद करेंगे, ये राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल से लगता है, आर्टिकल 356। कितनी बार लगा, 10 बार। पहली बार 1968 में, अंतिम बार 2002 में। अब जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझना है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। राष्ट्रपति शासन तो हमने समझ लिया, आइए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में आरक्षित सीटें। यूपी में आरक्षित सीटें बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। उत्तर प्रदेश में कितनी आरक्षित सीटें हैं, अगर पूछे टोटल, शब्द पे जाइए, 86 है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछे हाउ मेनी सीट रिजर्व्स इन उत्तर प्रदेश, बताना है टोटल 86। पर अगर क्वेश्चन पूछ ले हाउ मेनी सीट्स रिजर्व फॉर एससी एंड हाउ मेनी सीट रिजर्व फॉर एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं, तो आपको याद करना है 84 और 2। क्या याद करना है, 84 और 2। क्लियर हो रहा है। यूपी में आरक्षित सीटें अगर पूछे टोटल कितनी है, 86 है। एससी के लिए कितनी है, 84 है। और एसटी के लिए 2 है। जरा इसी के साथ लोकसभा भी देख लो, लोकसभा भी क्वेश्चन पूछता है। यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी है, 80। यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी है बच्चों, 80। इसमें आरक्षित सीटें कितनी है, आरक्षित सीट, रिजर्व सीट कितनी है, आरक्षित सीट है 17। आरक्षित सीट कितनी है, 17। 17 सीट एससी के लिए आरक्षित है, एसटी के लिए 0 सीटें लोकसभा में आरक्षित हैं। यह बात याद रखना है, एससी के लिए 17 सीटें आरक्षित हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं, एसटी के लिए एक भी सीट लोकसभा में आरक्षित नहीं है। अर्थात शेड्यूल ट्राइब आदिवासियों के लिए एक भी सीटें संसद में आरक्षित नहीं है। लोकसभा में कौन बैठते हैं, सांसद बैठते हैं। जैसे लखनऊ के सांसद हैं माननीय श्री राजनाथ सिंह,
वैसे ही जो सांसद बैठते हैं उसमें 80 में से 17 सांसद एससी हैं, यूपी से आरक्षित है, एसटी के लिए शून्य आरक्षण है, पर विधानसभा में एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित है। इसे याद रखिएगा। कंफ्यूजन कहां है वो मैं बता रहा हूं ओबीसी के बारे में। इसको आप देख लीजिए, ओबीसी के लिए ना लोकसभा में आरक्षण है ना विधानसभा में आरक्षण है, याद रखिएगा। ओबीसी के लिए ना लोकसभा में आरक्षण है ना विधानसभा में आरक्षण है, उसके लिए पंचायत और नगर पालिका में आरक्षण है, नगर पालिका में आरक्षण है। ठीक, इसका मतलब लोकसभा और विधानसभा में ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित नहीं है, सांसद या विधायक बनने के लिए सीटें आरक्षित नहीं है, जबकि पंचायत और नगर पालिका में सीटें आरक्षित है। सेम महिला भी आप यहीं ऐड कर सकते हैं। महिलाओं के लिए भी लोकसभा विधानसभा में कोई सीटें आरक्षित नहीं है। महिला आरक्षण बिल अभी भी पेंडिंग है, संसद में पारित नहीं हुआ है, पर पंचायत और नगर पालिका में आरक्षण महिलाओं को 33% दिया गया है। पंचायत और नगर पालिका में ओबीसी को भी आरक्षण दिया गया। तो ये हमने समझ लिया आरक्षित सीटों के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर क्वेश्चन आता है। तो अगर पूछे यूपी में कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं विधानसभा में, यहां विधानसभा की बात हो रही है, तो आप क्या मारेंगे, 86 सीटें आरक्षित है। 403 में 86 सीटें आरक्षित है, एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 2। चलिए अब अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा, विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, क्या है शासन सिस्टम। विधानसभा अध्यक्ष, लेजिस्लेटिव असेंबली के इस समय अध्यक्ष कौन है, बहुत फेमस नाम, बहुत चर्चित नाम, सतीश महाना, श्री सतीश महाना। पहले उद्योग मंत्री थे ये। सदन के नेता कौन है, श्री योगी आदित्यनाथ, श्री योगी जी। और विपक्ष के नेता कौन है, श्री अखिलेश यादव। ये आपको याद कर लेना है। अध्यक्ष कौन है, सतीश महाना। सदन में नेता कौन है, श्री योगी जी। और विपक्ष के नेता कौन है, श्री अखिलेश यादव। ये बातें आपको याद कर लेनी है। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट है, विधानसभा सचिवालय। सचिवालय मतलब जहां से पूरा विधानसभा का कामकाज होता है, जहां पर जैसे आप समीक्षा अधिकारी बनते हैं तो आपकी ड्यूटी विधानसभा सचिवालय में भी लग सकती है। सचिवालय क्या है, सेक्रेटेरिएट, जहां पर सारे काम होते हैं, ऑफिशियल फाइलिंग का काम होता है। तो इस समय इसके प्रमुख सचिव कौन है, प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे। कौन है, प्रदीप कुमार दुबे। ये बात आपको याद रखनी है। ये जितनी भी बात हो रही है वो 18वीं विधानसभा की हो रही है। वर्तमान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है, 18वीं विधानसभा। कब से कब है, मार्च 2022 से मार्च 2027 तक इसका कार्यकाल है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है विधानसभा का, 5 वर्ष। तो 22 से चालू होकर 27 तक इसका कार्यकाल है। तो ये हो गई विधानसभा के बारे में। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब यहां पर और एक क्वेश्चन पूछ सकता है, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, श्री सतीश महाना। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक। और इस समय सदन के नेता कौन है, श्री योगी जी। और बाकी एक क्वेश्चन और पूछता है, सर्वाधिक विधानसभा की सीटें कहां पर है। सर्वाधिक विधानसभा की सीटें, सर्वाधिक विधानसभा की सीट। तो याद रखिएगा इसका आंसर इलाहाबाद में है।
और यहां पर कितनी सीटें हैं? 12। इलाहाबाद में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 12। इसका मतलब इलाहाबाद से कितने एमएलए आते हैं? 12 एमएलए आते हैं। तो ये हमने देख लिया विधानसभा के बारे में। और विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? श्री पुरुषोत्तम दास टंडन। इनका कार्यकाल कभी कभी पूछ लेता है 37 से 50 तक था। 1937 से 1950, 1937 से 1950 ये चीजें हमने देखा। और वर्तमान में कौन है? श्री सतीश महाना। पहले कौन थे? श्री पुरुषोत्तम दास टंडन। इस समय प्रमुख सचिव कौन है सचिवालय के? प्रदीप कुमार दुबे। और 18वीं विधानसभा का कार्यकाल कब से कब है? मार्च 2022 से मार्च 2027। एक चीज जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि जो उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का गठन हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हुआ, जो शुरुआत में मैंने आपको बता दिया। तो इस क्लास में हमने डिटेल से किसके बारे में देखा? विधानसभा के बारे में। हमने किसके बारे में देखा? विधानसभा के बारे में। और हमने सारी चीजें समझी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें वर्तमान में 403 है, 403 है। एक चीज और आपको याद रखना है, जो सन 2000 तक, सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य कौन सा बना था? उत्तराखंड। जब उत्तराखंड नहीं बना था तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें ज्यादा हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें क्या होती थी? ज्यादा होती थी। बट वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? 403। तो ये एक बात और याद रखिए, किसी विधानसभा में अधिकतम सीटें और न्यूनतम सीटों पे क्वेश्चन आता है। विधानसभा की अधिकतम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 500 एमएलए हो सकते हैं। इसका मतलब किसी भी विधानसभा में ये क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। और आज जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत बड़ी है, यहां तक कि विश्व के कई देशों से आबादी ज्यादा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत से ऐसे देश हैं जहां से ज्यादा उत्तर प्रदेश की आबादी है। इसलिए कहा जाता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं होता, भारत का सबसे शक्तिशाली सदस्य होता है, सबसे शक्तिशाली राजनेता होता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी बने हैं। और वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी भी बनारस से ही सांसद हैं। तो ये पता चलता है कि आबादी जिसकी ज्यादा होगी उसके पास विधायक और सांसद भी ज्यादा होंगे। तो किसी भी विधानसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 500, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 60। जब उत्तराखंड नहीं बना था सन 2000 के पहले, तो उत्तर प्रदेश में सीटें जो थी, जब उत्तराखंड नहीं बना था तो उत्तर प्रदेश में 403 से ज्यादा सीटें थी। उत्तराखंड बनने के बाद सीटें कम हो गई और वर्तमान में कितनी सीटें हैं? वर्तमान में 403 सीट है। वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 403। 404 थी, एक एंग्लो इंडियन की सीट हटा दी गई, तो 403 सीटें वर्तमान में बची हैं। इसको आपको ध्यान देना है। इसी के साथ ये क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। और उत्तर प्रदेश की इस सीरीज में अगली क्लास जो होगी वो विधान परिषद से संबंधित होगी, क्योंकि विधान परिषद से काफी क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग करेंगे विधान परिषद। थैंक यू।